नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? सभी अच्छे हैं? सभी घर पर पढ़ाई कर रहे हैं। अब छुट्टियां पड़ गई हैं तो सोच रहे होंगे कि क्या करें, लेकिन हमें छुट्टियों में भी पढ़ाई करनी है, ठीक है? क्योंकि हमारा सिलेबस कम हुआ है। पूरा सिलेबस करने के लिए हमें धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम मिल रहा था, स्कूल से कई विषयों में काम मिल रहा था, लेकिन अब ज़्यादा विषयों में काम नहीं मिलेगा। इसलिए अब हम ध्यान से पढ़ेंगे SST। अब जो SST है उसकी 5 बुक्स हैं 9th क्लास में, और 5 बुक्स में से एक है भारत तथा समकालीन विश्व, जिसमें हिस्ट्री का पोर्शन है। हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्ट्री में पहला अध्याय क्या है? प्रथम अध्याय है फ्रांसीसी क्रांति। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय है, फ्रांसीसी क्रांति। जरा कल्पना करो कि फ्रांस जो यूरोप का एक देश है, वहाँ पर जो क्रांति हुई वो इतनी महानतम क्रांति हुई कि जिसने पूरे यूरोप को हिला कर रख दिया। यूरोप ही नहीं, पूरे विश्व को जिसने प्रभावित किया। जो फ्रांसीसी क्रांति में स्लोगन चले, जो उस समय नारे लगे, उन नारों तथा स्लोगन्स को पूरे विश्व के कई देशों ने अपने संविधान में जगह दी। तो ऐसी क्रांति के विषय में हम सब पढ़ेंगे। आप एक एक लाइन, एक एक शब्द मेरे साथ पढ़ते चलिए, क्योंकि केवल प्रश्नोत्तर रट लेने से ही हमको इतिहास समझ में नहीं आएगा और हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि वास्तव में विश्व में क्या क्या घटनाक्रम घटे। और विद्यार्थी होने के नाते हर चीज़ जानने का हमारा हक है। यदि हम हर चीज़ को नहीं समझेंगे तो अपने विद्यार्थी जीवन के साथ हम नाइंसाफ़ी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कब है? 14 जुलाई 1789 की सुबह। देखो, एक सुबह की चर्चा है। 14 जुलाई का दिन था, 1789 की सुबह। पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घूमने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। आगे क्या हुआ? अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्व भाग की ओर चल पड़ा और बास्तीन किले की जेल को तोड़ डाला। बास्तीन एक किला था, उस किले की जेल को क्या हुआ? जो उग्र भीड़ थी उसने तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तीन का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए, यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तीन किला लोगों की घृणा का केंद्र था। इसलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह सजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। आगे देखते हैं बाद में क्या हुआ। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिसकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? चलो देखते हैं ऐसा क्यों और कैसे हुआ। ये जो सामने हम देख रहे हैं
उस समय के जो चित्रकार थे उन्होंने बास्तीन के किले को ऐसे ध्वंस होते हुए ऐसे दिखाया, ऐसे गिरते हुए। उसको जो आक्रोशित भीड़ है ये, उसने क्या किया, एक भयानक किला था बहुत बड़ा, उस किले को पूरे को ही तोड़ दिया। उसका एक चित्र बनाया है, आगे देखते हैं। अब देखें 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। अब जो 18वीं सदी का आधा था उसमें फ्रांस का समाज कैसा था उसके विषय में पढ़ लेते हैं कि वहाँ पर कैसे लोग रहते थे जो ऐसी क्रांति कर सकते थे। सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। लुई 16वां जो फ्रांस की गद्दी पर बैठा, किस वंश का था वो, बूर्बो राजवंश। वही राजतंत्र चलता था। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से हुआ। किससे हुआ, एंतोइनेट। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राजदरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिरवे क्या है, वहाँ की मुद्रा, लिरवे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिरवे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफ़ी था, क्योंकि कर्ज इतना ज़्यादा हो गया था कि कुछ भी करें, कितना भी कर लगाएं, उसके बावजूद भी वो कर्ज उतारे से नहीं उतर रहा था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटस, जो स्टेटस है ये बड़ा, जैसे कि हमारे यहाँ से बोलते हैं, जो हमारे समाज को कई भागों में बांटा गया था, कैटेगरी में बांटा गया था कार्य के आधार पर, वैसे ही ये 3 स्टेटस थे जिसमें समाज को 3 भागों में बांटा था। और केवल तीसरे स्टेट के लोग, जो तीसरा स्टेट था उसके लोग क्या थे, वो साधारण लोग थे बिल्कुल। देख लेते हैं, तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। कर कौन अदा करता था, जो तीसरे स्टेट्स के लोग थे। इसमें कौन थे उसको भी देखेंगे अभी। चलो पहले उसी को देख लेते हैं कि इसमें कौन थे, स्टेटस को देख लेते हैं एक बार। आप यहाँ पर देखिए कौन कौन से स्टेटस हैं। प्रथम स्टेटस में देखिए, इसमें पादरी वर्ग है। दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग है। पादरी मतलब जो चर्च में रहते थे और जिनको ईसाई धर्मगुरु कहते हैं। द्वितीय स्टेट में थे कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग में इसमें राजघराने और जितने भी मंत्री संतरी होते थे वो सब इसके अंतर्गत आ जाते थे। और इसके बाद तृतीय जो स्टेट था, ये सबसे बड़ा स्टेट था। इसमें बहुत सारे लोग आते थे, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर। अब आप देखो जो तीसरा स्टेट था इसमें कितना बड़ा अंतर था। कुछ लोग बहुत पैसे वाले थे, चूँकि जो व्यवसायी व्यापारी होंगे वो पैसे वाले होंगे, लेकिन जो छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर होंगे वो कम पैसे वाले होंगे। तो इन सबको तृतीय स्टेट में वहाँ के समाज ने डाला। ऐसी वहाँ की सामाजिक रचना की हुई थी।
अब वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। चित्र 2 है, इसमें यही दिया हुआ है ऊपर जो हमने देखा। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग, ये देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, लगभग 90% किसान थे। जो पूरी आबादी थी उसमें कितने प्रतिशत किसान थे? 90। लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लेकिन जो किसान ज़मीन के मालिक थे, ऐसे किसान बहुत कम थे। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। अब 60% ज़मीन उनके पास थी जो ज़मीन में काम ही नहीं करते थे। प्रथम 2 एस्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मांत प्राप्त थे, जो जन्म से ही प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिया जाने वाले करों में छूट, क्योंकि ये कर नहीं चुकाते थे। जो कुलीन वर्ग थे और पादरी वर्ग था, ये क्या करता था? ये कर नहीं चुकाता था। सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट थी इनको। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। सामंत की तरह, क्या सामंत मतलब एक अधिकारी बन जाते थे और क्या करते थे? जो किसान थे उनसे कर लेने का काम हमेशा किया करते थे। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, टाइद, धार्मिक कर था। जिसे टाइद क्या है? टाइद एक धार्मिक कर का नाम है, के रूप में वसूल था। अब किसान चर्च को भी कर दे रहे और कुलीन वर्गों को भी कर देते हैं, अपनी सेवा करते, तो कितना बड़ा अत्याचार था। ऊपर से तीसरे एस्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर दे चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल एक कर था। टाइल प्रत्यक्ष कर था, जो बिल्कुल सीधे सीधे नगद दिया जाता था, और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसे रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। जो टाइल था वो जो है एकदम नकदी फसलों पर लगाया जाता था, और जो अप्रत्यक्ष कर था वो नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। यहाँ देखते हैं कुछ खास लिखा है, इधर नए शब्द हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। क्या है नए शब्द? लिरवे, हमने पीछे पढ़ा, फ्रांस की मुद्रा जिसे 1774 में समाप्त कर दिया था। लिरवे क्या थी? फ्रांस की जिस समय क्रांति हुई उस समय तक ये मुद्रा थी, लेकिन बाद में इसको क्या किया? 1794 में समाप्त कर दिया गया। एस्टेट हम अभी पढ़ रहे थे। क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। ये पूरे समाज को 3 श्रेणियों में बांटा गया था, जिन श्रेणियों को क्या कहते थे? एस्टेट। पादरी वर्ग, इसमें एक पादरी वर्ग क्या था? चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह। जो चर्च के सारे कार्य करते थे वो सब क्या कहलाते थे? पादरी वर्ग कहलाते थे। टाइद अभी हमने पढ़ा, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, इसको धार्मिक कर भी बोलते हैं। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। 10वें हिस्से के मतलब यदि किसी किसान को 10 कुंटल गेहूँ होते हैं तो 1 कुंटल गेहूँ उसको धार्मिक कर के रूप में चर्च को देना होता था। फिर क्या था? टाइल। टाइल के विषय में हमने पढ़ा। टाइल क्या है? सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर। ये सीधे सीधे राज्य को दिया जाता था। ठीक है।
अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया है, ये देखो, ये उस समय की स्थिति को दर्शाता है चित्र कि एक कुलीन वर्ग, जो कुलीन वर्ग का व्यक्ति है वो बैठा है और एक किसान उसके लिए फल सब्जी और अनाज लेकर आता है। लेकिन इसका घमंड देखिए, ये जो व्यक्ति है, जो इधर बैठा है ये व्यक्ति, ये इस गरीब किसान की तरफ देखता तक नहीं, इसको अछूत मानता है। इसकी तरफ देखना भी अपने हैसियत के खिलाफ मानता है, लेकिन उसी के द्वारा लाए गए फल भी खाता है, उसी के द्वारा भेजी गई सब्जी भी खाता है और अन्न भी खाता है। तो इसमें कुछ दिया है, देखते हैं। यहाँ देखिए, बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर उसको एक नज़र देखता तक नहीं। ऐसा ही होता है हमेशा। जो पैसे वाले घमंडी लोग होते हैं उनकी ऐसी ही फितरत होती है। आगे देख लेते हैं। जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। पाव रोटी इतनी महंगी हो गई थी, एक उदाहरण आता है कि बोरिया भरकर पैसों की लेकर जाते हैं, तब जाकर एक पाव रोटी किसी तरह से ख़रीद पाते हैं। यानी कि वहाँ की जो मुद्रा थी वो इतनी डाउन हो गई थी, और एक बोरा भरकर मुद्रा में एक पाव रोटी आती थी, इतनी महंगी पाव रोटी हो गई थी। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। तो क्रांति के कारण क्या बने होंगे, इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इतनी बड़ी क्रांति ऐसे ही नहीं हो जाती। इसमें कुछ नए शब्द दिए हैं, इनको भी देख लेते हैं। जीविका संकट एक शब्द आया है, ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। दूसरा है अनाम, जिसका नाम मालूम नहीं है। उसको क्या कहते हैं? अनाम, जिसका कोई नाम मालूम नहीं है। अब जीविका संकट कैसे उत्पन्न हुआ उसका देख लेते हैं। एक चित्र बना के इसमें दिया हुआ है, एक डायग्राम के द्वारा इसको समझाने का प्रयत्न किया गया है। क्या है ये? जीविका संकट का एक वो है, फसल खराब। जब फसल खराब होगी तो क्या होगा? अब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे। अगर फसल खराब होगी तो महंगाई बढ़ेगी। क्या होगी? महंगाई बढ़ेगी। पैसे वाले आराम से खरीद पाएंगे और गरीब लोग पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे। जब पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे सही से, क्या होगा? फिर उनके अंदर महामारी फैलेगी, और महामारी फैलने से वहाँ पर क्या होगा? जीविका संकट आ जाएगा। यानी कि खाने के लिए अन्न नहीं तो बीमारी अपने आप ही उभर जाएंगी। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना। जो मध्य वर्ग कौन सा वर्ग होता है? एक तो वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, एक वो होते हैं जो रोज़ मजदूरी करते हैं बहुत कम पैसे, और एक ऐसे होते हैं जो नौकरी पैसा करते हैं, वो मध्य वर्ग में आता है। आगे देखें। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे,
परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे एस्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवाएं व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। वे सभी पढ़े लिखे थे और उनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार यानी कि जन्म से कोई विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जेआं लॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने टू टीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक की पुस्तक थी, ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक थी, ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। रूसो ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेग्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर लिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों के इन विचारों पर काफ़ी हाउसों व सैलोन की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती और पुस्तकों एवं अखबार के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सकें। आगे देख लेते हैं। इस समय लुई 16वां द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। सभी क्या हो रहे हैं, ये क्रांति के कारण बनते जा रहे हैं। इतनी बड़ी जो क्रांति हुई उसके कुछ तो बड़े कारण रहे होंगे। आगे देख लेते हैं, इसमें कुछ लिखा है, कुछ खास बातें हैं। प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभव का वृत्तांत। आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज डाल्टन ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उस समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को लिखा। यानी कि उस क्रांति तो पहले हो चुकी थी, लेकिन 1793 में उसी क्रांति को याद करते हुए अपने मित्र को लिखा। क्या लिखा? मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था, वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद
बेकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया। एक मित्र अपने मित्र को अपनी सभी बातें एक पत्र के माध्यम से बता रहा है। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं न तो जन्मजात कुलीन था और न ही मेरा कोई रक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू तक नहीं था। फ्रांसीसी पैसा है सू। पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया था, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1787 और 89 के मध्य फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का वृत्तांत, विस्तृत वृत्तांत लिखा। इस वृत्तांत में उसकी मुख्य टिप्पणी दिलचस्प है। चलो इसकी टिप्पणी बाद में पढ़ेंगे, अध्याय पढ़ लेते हैं। अब क्रांति की शुरुआत देख लेते हैं कि ये सब तो उस समय का जो फ्रांस का घटनाक्रम था वो चल रहा था। अब क्रांति के कारण भी बन रहे थे, लेकिन क्रांति की शुरुआत कब हो गई, कैसे हो गई, उसको देख लेते हैं। क्रांति की शुरुआत पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16वां ने कर बढ़ा दिए थे। अब हमें पता चल गया किन कारणों से बढ़ाए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे एस्टेट्स जेनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। एस्टेट्स जेनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट जेनरल की बैठक बुलाई। इस बैठक में सब कुछ होगा। प्रतिनिधियों की मेज़बानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बैठे। तीसरे एस्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। कितना बड़ा भेदभाव यहाँ भी। तीसरे एस्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों की सभा में प्रवेश वर्जित था। किसानों, औरतों और कारीगरों को क्या था, जो सभा ये चल रही थी इसमें प्रवेश क्या था, उनका निषिद्ध था, उनको इसमें भाग नहीं ले सकते थे। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। एस्टेट जेनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार होता था। इस बार भी लुई 16वां इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञित था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। अब भाई उनके तो 300 प्रतिनिधि आए, उनको भी एक वोट देनी है, जो 600 है उनको भी एक वोट देनी है। तो इसके खिलाफ उन्होंने क्या किया, आवाज़ उठाई कि सभी को मत देने का अधिकार होना चाहिए, जिससे प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था।
जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी सम्राट का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। ध्यान रखना इस नाम को, कहाँ हुए? इंडोर टेनिस कोर्ट। कौन जो प्रतिनिधि वहाँ से सभा से निकल गए? तो 20 जून को ये सभी वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट अपनी शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबो और आबे सी ने किया। ये 2 नेता थे उस समय के इनके क्रांतिकारियों के, मिराबो और आबे। मिराबो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को ख़त्म करने की ज़रूरत समझता था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिए। आबे सीए मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्ष से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका लिखी। अब ये दोनों के दोनों ही उन्हीं बड़े स्टेट से थे जो प्रथम श्रेणी में आते थे, और वही क्रांति में शामिल होने के लिए जो आम लोग थे तीसरे स्टेट के, उनके साथ शामिल हुए और उनको मार्गदर्शन दिया। इधर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखे, इनको देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। 1774 क्यों महत्वपूर्ण है? लुई 16 फ्रांस का राजा बना। लुई 16 फ्रांस का राजा कब बना? 1774 में। सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। ये 1774 की बात है। 1789 स्टेट जनरल का आह्वान। तृतीय स्टेट जनरल असेंबली का गठन करता है। बास्तीन पर हमला, देहात में किसानों का विद्रोह। ये बास्तीन पर विद्रोह भी हमला भी 1789 में ही हुआ। फिर 1791 सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया गया। हमारा संविधान 1950 में लगा, तो वहाँ कब था? 1791 की बात हो रही है। 1792 और 93 1792 और 93 में क्या हुआ? फ्रांस गणराज्य बना। 92-93 में क्या हो गया? फ्रांस गणराज्य बना। सिर काटकर राजा को मार दिया गया। इससे पहले ही क्या हुआ? इसी सन में जो राजा था उस समय उसका सिर काट दिया। जैकोबिन गणराज्य का पतन। फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन। किसका शासन हो गया फ्रांस पर इसी समय? डायरेक्टरी। अब 1804 नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। अब 1804 में क्या हो गया? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया। यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लिया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट 1815 वाटरलू में नेपोलियन की हार। नेपोलियन जो किसी से नहीं हार रहा था, 1815 में वाटरलू में एक युद्ध हुआ जिसमें फरसा, ऑस्ट्रिया, कई देश मिलकर, कई जो यूरोप के देश थे उन्होंने सबने मिलकर एक शक्ति खड़ी की और नेपोलियन के खिलाफ युद्ध किया, जिसमें नेपोलियन पराजित हो गया। अब ये देखो एक चित्र दिया है। चित्र देखने से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में क्या है? ये टेनिस कोर्ट है। क्या है ये? टेनिस कोर्ट, जहाँ पर सब शपथ ले रहे हैं। क्या है? शपथ ले रहे हैं। क्या है ये? एक विशाल पेंटिंग के लिए जॉक लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन। किसने बनाया ये? जॉक लुई डेविड। यह तस्वीर नेशनल असेंबली में
लगाई जानी थी। जो ये तस्वीर बनाई थी शपथ लेते हुए, इसको कहाँ लगाना था? नेशनल असेंबली में। अभी हमने इसकी बात की थी पीछे कि ये कहाँ इकट्ठा हुए थे। आगे देख लेते हैं, बस थोड़ी सी वीडियो और है, फिर उसके बाद ये एक टॉपिक खत्म समाप्त करने के बाद शेष अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त था, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रूर भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तीन पर धावा बोलकर उसे नेस्त नाबूद कर दिया। जहाँ से हमने इस अध्याय को शुरू किया, अब वहीं पर आ गए कि सम्राट ने क्या कर रखा था? अपनी सेना को आदेश दे रखा था। उधर लोग बास्तीन के किले के सामने इकट्ठा हो गए थे और 14 जुलाई को उन्होंने बास्तीन का किला ढा दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई थी कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े में लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं, जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। अब जो ग्रामीण थे, उन्होंने जो गाँवों के अंदर छोटे किले बनाकर रखते थे, उनको वहाँ पर उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। कुछ तो इतने भयभीत हो गए जनता से कि वो देश ही छोड़कर भाग गए, वो फ्रांस को ही छोड़कर भाग गए। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली में करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित हुआ। जो असेंबली उस समय तृतीय स्टेट के जो लोग वहाँ सभा से आए थे और वहाँ पर 20 जून को इकट्ठा हुए, उन्होंने वहाँ पर असेंबली का निर्माण किया था। उस असेंबली को लुई 16वां ने क्या हुआ? मान्यता दे दी। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लीरवे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। तो ठीक है, इससे आगे यहाँ से हम इसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप जो मैंने पढ़ाया उसको ध्यान से पढ़िए। फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसके बड़े क्वेश्चन भी करेंगे, छोटे क्वेश्चन भी करेंगे और इससे संबंधित MCQ भी हम करेंगे। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन भी दबा दो, ताकि जब भी छुट्टियों में मैं वीडियो डालूँगा, मैं वीडियो डालता रहूँगा, जब भी पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर क्या होगा, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो ठीक है, अपना खूब सारा ध्यान रखिए। नमस्कार।